हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं महेश खोजी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद खोजी में। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे जो राष्ट्रपति की जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, अर्थात राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग की प्रक्रिया होती है। और वो क्या प्रक्रिया होती है, उसका कौन से अनुच्छेद में जो है उसका उल्लेख किया गया है, उन सब चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। आपको दो अनुच्छेद ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, एक तो 61 और एक 56। महाभियोग से संबंधित दो अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है, एक तो हो गया 61 और एक 56। अगर 61 की अगर हम बात करें तो 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 61 में किसका उल्लेख किया गया है? महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख 61 में किया गया है। लेकिन अगर हम देखें 56 में किसका उल्लेख किया गया है, तो 56 में जो है इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को इसमें कहा गया है फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को किसकी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 56 के तहत, अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 56। 61 में अगर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है तो वो आपको करना है 61 में। लेकिन अगर राष्ट्रपति को कौन सी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है तो वो महाभियोग की प्रक्रिया होगी। और महाभियोग की जो राष्ट्रपति है उसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, ऐसा लिखा गया है अनुच्छेद 56 में। तो अगर हम देखें कि महाभियोग की प्रक्रिया क्यों लाई जाती है, आखिर क्या कारण है, अगर फ्रेंड्स हम देखें कि जो शपथ है, जो राष्ट्रपति की जो शपथ है, राष्ट्रपति ने शपथ लिया था कि मैं संविधान की रक्षा की शपथ लेता हूं। संविधान किसकी शपथ लेता है? संविधान की रक्षा की शपथ लेता है। लेकिन अगर वो संविधान की रक्षा नहीं करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, अर्थात संविधान पर अतिक्रमण करता है, तो महाभियोग का कारण क्या हो गया? संविधान पर अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन करने पर, या संविधान का उल्लंघन करने पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाता है। अगर फ्रेंड्स हम देखें कि राष्ट्रपति की जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इसको हटाने, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग की प्रक्रिया है, वो क्या है, ये प्रक्रिया आखिर किस प्रकार से जो है हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, तो अगर उसकी चर्चा करें तो देखिए फ्रेंड्स, जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, महाभियोग की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो संसद है, संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के किसी भी सदन में महाभियोग को लाया जा सकता है, अर्थात या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में महाभियोग को लाया जा सकता है। जब महाभियोग को लाया जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा में ऐसा लिखा गया है कि जो महाभियोग जो लाएंगे उसमें जिस भी सदन में महाभियोग को लाया जाता है उसके 1/4 सदस्य, अर्थात 1/4 सदस्य जो कुल सदस्य संख्या के, ये कौन से कितने होंगे? कुल जो सदस्य संख्या होगी, कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना जरूरी है। जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसमें यह कहा गया कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग को लाया जा सकता है, लेकिन जिस सदन में महाभियोग को लाया जाता है उसके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। उसके बाद जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाता है। अगर बात करें कि राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है, राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने के लिए जो है वो
कितने दिन का समय दिया जाता है फ्रेंड्स? तो वो इसमें अपना पक्ष रखने के लिए 14 दिन का समय दिया जाता है। और इसमें जो राष्ट्रपति या उनका जो कोई प्रतिनिधि जो होगा वो अपना पक्ष रख सकता है। तो इसमें कहा गया कि या तो राष्ट्रपति या फिर अपना जो प्रतिनिधि होगा वो उनका जो राष्ट्रपति का पक्ष है वो रख सकता है। और उसके लिए कितने दिन का समय दिया गया? तो वो 14 दिन का समय दिया गया। उसके बाद जब 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हो गए, जिस भी सदन में महाभियोग लाया जाता है, वो चाहे लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा हो, जिस भी सदन में महाभियोग लाया जाता है फ्रेंड्स, उस सदन के 2/3 सदस्य अर्थात कुल सदस्य संख्या के कुल जो सदस्य संख्या होगी, कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्य अर्थात 2/3 जो सदस्य हैं वो प्रस्ताव पारित करेंगे। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देंगे। उसके पश्चात उस प्रस्ताव को अगले सदन में भेज दिया जाएगा और वहां पर भी जो है 2/3 बहुमत के द्वारा, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत के द्वारा उस सदन में भी उस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है। जब लोकसभा और राज्यसभा अर्थात संसद के दोनों सदनों में जो है अगर महाभियोग जो प्रस्ताव है अगर वो पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाता है और उस समय जो है महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न होती है और राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है। लेकिन अगर हम देखें कि जब महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होती है तो क्या उस समय राष्ट्रपति के पास में वो सारी शक्तियां होगी या राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा? तो फ्रेंड्स ये भी डाउट है और इसको भी अगर हम क्लियर करें तो जब महाभियोग की प्रक्रिया जब चल रही होती है उस समय राष्ट्रपति के पास में वो सारी शक्तियां निहित होती है। जो शक्तियां जो है जो राष्ट्रपति के पास में जो भी शक्तियां हैं वो वैसी की वैसी बनी रहेगी और उन पर जो है वो काम करता रहेगा अर्थात राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन अगर बात करें कि महाभियोग की प्रक्रिया है वो एक कैसी प्रक्रिया है, तो वो प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है अर्थात राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा और राष्ट्रपति के पास में वो सारी शक्तियां निहित होगी जो सामान्य परिस्थितियों में जो उनके पास में जो शक्तियां थी वो भी सारी शक्तियां उनके पास में रहेगी। फ्रेंड्स इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि अगर हम देखें कि जब राष्ट्रपति का ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। अगर हम देखें कि वो चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसमें भाग नहीं लेते हैं, तो ऐसे कौन से सदस्य हैं? तो फ्रेंड्स ऐसे सदस्य हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। जो विधानसभा के जो निर्वाचित जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेते हैं लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। और ऐसे कौन से सदस्य हैं? अगर हम बात करें ऐसे कौन से सदस्य हैं जो चुनाव में तो भाग नहीं लेते, जो चुनाव में भाग नहीं लेते लेकिन जो महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी उसमें भाग लेंगे, ऐसे कौन से सदस्य हैं? तो अगर उनकी बात करें तो लोकसभा और जो राज्यसभा है उनके जो मनोनीत सदस्य हैं फ्रेंड्स वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं लेते हैं लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी अर्थात राष्ट्रपति को जब पद से हटाने की बात आएगी तो उस समय जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे अर्थात उस प्रक्रिया में वो भी शामिल होंगे। तो फ्रेंड्स ये था महाभियोग की प्रक्रिया हमने पढ़ी और अब हम पढ़ेंगे ये उत्तराधिकार अधिनियम। बात करें राष्ट्रीय उत्तराधिकार अधिनियम की, तो जो राष्ट्रीय उत्तराधिकार जो अधिनियम है ये कब लाया गया फ्रेंड्स? ये लाया गया 1969 में। जैसा कि इस नाम से ही पता लग रहा है कि उत्तराधिकार का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति होता है अपने अगर पद पर बना रहेगा
तो उसके बाद जो है उस पद पर कौन आएगा। तो उसी की हम बात करें कि अगर राष्ट्रपति है, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त होता है तो उसके बाद में राष्ट्रपति कौन बनेगा। ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति का पद जो है अगर वो रिक्त है तो उसी समय चुनाव हो जाए, ऐसा तो संभव है नहीं, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव संपन्न करवाना अनिवार्य है। लेकिन राष्ट्रपति अचानक अगर पद रिक्त हो जाता है राष्ट्रपति का, तो उस समय जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा। तो राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक बनेगा। अगर राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो उस समय राष्ट्रपति का जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है वो कौन बनेगा। तो अगर हम देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, जो सीजे हैं, चीफ जस्टिस है, वो जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, और अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। आज तक ऐसा एक ही बार हुआ है, मात्र एक बार हुआ है कि जब राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो और उस समय जो है चीफ जस्टिस अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हो, अर्थात राष्ट्रपति का जो है वो कार्यभार संभाला हो। तो वो व्यक्ति थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। व्यक्ति, उनका नाम क्या था? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया, अर्थात उन्होंने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगर हम बात करें कि क्या एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद में जो कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा तो वो क्या राष्ट्रपति की शपथ लेगा? तो फ्रेंड्स ये भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें भी जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी जो है राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति भी जो है अपना पद ग्रहण करने से पहले वो भी राष्ट्रपति की शपथ लेता है। फ्रेंड्स एक अनुच्छेद आपको ध्यान में रखना है, अनुच्छेद है 324 जो अनुच्छेद है इसमें ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन करवाता है, राष्ट्रपति चुनाव कौन संपन्न करवाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो निर्वाचन आयोग है, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न करवाया जाता है, और उसमें जो मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी होता है, जो मुख्य जो चुनाव अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो लोकसभा या राज्यसभा के जो सचिवालय है उनका महासचिव होता है। जो लोकसभा या राज्यसभा के जो सचिवालय का महासचिव जो होता है वो बारी बारी से जो है, जो महासचिव है वो बारी बारी से जो है वो मुख्य चुनाव अधिकारी है वो होते हैं। अगर हम देखें कि जो राष्ट्रपति चुनाव जो होता है वो उसका जो चुनाव कौन करवाता है, तो वो करवाता है निर्वाचन आयोग के द्वारा, और इसमें जो मुख्य जो चुनाव अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के जो अधिकारी होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सचिवालय जो होता है उनका जो सचिवालय का जो महासचिव होता है वो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है। ये बारी बारी से रहते हैं। अगर बारी बारी की अगर बात करें, जैसे राष्ट्रपति चुनाव हुआ 2017 में, राष्ट्रपति चुनाव 2017 में जो हुआ था उसमें जो मुख्य चुनाव अधिकारी थे वो थे लोकसभा महासचिव। जो लोकसभा महासचिव थी वो थी स्नेहलता श्रीवास्तव। लोकसभा महासचिव, और वो लोकसभा महासचिव कौन थी? तो वो थी स्नेहलता श्रीवास्तव थी। लेकिन अगर अब जब 2022 में जब चुनाव संपन्न होंगे राष्ट्रपति के, उस समय जो है वो राज्यसभा का जो महासचिव होगा वो होगा मुख्य चुनाव अधिकारी। तो फ्रेंड्स ये था आज का अपना टॉपिक।
आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बाद में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे जो आगामी जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले